नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति संबंधी वैगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ वैगनर का विस्तृत अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर को, इस सिद्धांत को हमने पिछले वीडियो में वो कर दिया क्योंकि ये अलग चैप्टर के रूप में है। तो आज हम इस वैगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का डिटेल में अध्ययन करेंगे। और ये आमतौर पर ये प्रश्न परीक्षा में एक साल छोड़कर एक साल रिपीट होता रहता है। ये परीक्षा में ये प्रश्न आता रहता है कि वैगनर के महाद्वीपीय सिद्धांत विस्थापन सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या कीजिए। महाद्वीपों की वर्तमान स्थिति एवं दूरस्थ महाद्वीपों के मध्य पाई जाने वाली समानताओं ने कुछ विद्वानों को विशेष रूप से आकर्षित किया है। सर्वप्रथम एंटोनियो स्नाइडर नामक फ्रांसीसी विद्वान ने 1858 में महाद्वीपों के प्रवाहित होने की संभावना प्रकट की थी। अमेरिकी भूवैज्ञानिक F.G. टेलर ने 1908 से 10 के मध्य में प्रकाशित अपने शोध पत्रों में महाद्वीप प्रवाह का पक्ष दिया, किंतु तब तक ये विचारधारा एक व्यवस्थित रूप नहीं ले सकी। सर्वप्रथम एल्फ्रेड वैगनर ने व्यवस्थित रूप से जर्मन भाषा में 1912 में महाद्वीपीय प्रवाह कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की, किंतु इसका अंग्रेजी अनुवाद 1924 में ही प्रकाशित हो सका। इस सिद्धांत ने संपूर्ण यूरोप एवं अमेरिका के विद्वत जगत में हलचल सी मचा दी। ये सिद्धांत तब से आज तक विद्वानों के लिए अनेक दृष्टियों से निरंतर चर्चा का विषय रहा। महाद्वीपीय विस्थापन से अभिप्राय उस परिकल्पना से है जिसके अनुसार महाद्वीपीय भूभाग किसी भी भूवैज्ञानिक काल में विस्थापित हुए तथा भूमंडल पर जिनकी वर्तमान स्थिति मूल स्थल खंड से खंडित और संयोजित होने के कारण हुए। कहने का मतलब ये है कि पहले ये एक भूखंड थे, ये अलग हुए और अलग होकर प्रवाहित होकर दूसरे स्थानों पर चले गए। सिद्धांत का विकास। वैगनर मूलतः जलवायु विज्ञानवेत्ता था। वह लंबे समय से पृथ्वी पर होने वाले जलवायु परिवर्तनों की सप्रमाण व कालक्रम के आधार पर व्याख्या करने में लगा रहा। उसे विषुवतरेखीय प्रदेश, दक्षिण अफ्रीका, मध्य यूरोप जैसे अनेक भागों में प्राचीन जलवायु से संबंधित प्रमाण मिले जो कि वर्तमान जलवायु से मेल नहीं खाते। दक्षिण अफ्रीका के महाद्वीपीय स्तर पर हिमानियों के प्रमाण, मध्य यूरोप से उत्तर चीन तक की महान पट्टियों में उष्णकटिबंधीय वनों के दबने से विकसित कोयले के निक्षेप इसके कुछ प्रमाण हैं। अधिक विस्तार से जानने पर उसे दूर दराज के महाद्वीपों, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के मध्य अनेक प्रकार की भूवैज्ञानिक रचना, जीवाश्म आकृति की समानता जैसी समरूपता भी दिखाई दी। इन्हीं सब प्रमाणों के आधार पर उसे विश्वास हो गया कि सभी महाद्वीप अति प्राचीन काल में आपस में जुड़े हुए थे एवं महाद्वीपों की या तो जलवायु बदली है या फिर अपने मूल जलवायु वाले स्थानों पर से विस्तृत हुए। कहने का मतलब या तो वहाँ पर क्लाइमेट चेंज हुई है या फिर यदि क्लाइमेट चेंज नहीं हुए तो उन्होंने अपनी जगह परिवर्तित की है। वैगनर के अनुसार मध्य मेसोजोइक कल्प के प्रारंभ तक सभी महाद्वीप एक विशाल स्थलखंड के रूप में एकत्रित थे। इस स्थलखंड का नाम उसने पेंजिया महाद्वीप रखा। पेंजिया के मध्य तेठिस सागर भूसन्निधि थी। इसके चारों ओर महासागर विस्तृत था। उसका नाम पेंथलसा बताया। बाद में होम्स ने इस सागर को प्रशांत महासागर कहा। वैगनर के अनुसार इस सिद्धांत का उत्तरी भाग, जो कि आज उत्तरी अमेरिका तथा प्राचीन स्थलखंड ग्रीनलैंड है तथा लॉरेंसिया कहलाया। इसी भांति मध्य एशिया एवं यूरोप के प्राचीन स्थलखंड व आइसलैंड को अंगारालैंड कहा गया। शेष बचे हुए संपूर्ण दक्षिण एशिया, अरब प्रायद्वीप से भारत तक, संपूर्ण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका के सभी प्राचीन स्थलखंडों को सम्मिलित नाम गोंडवाना लैंड दिया गया, क्योंकि ये सभी तब तेठिस सागर के दक्षिण में स्थित थे। इस महान पेंजिया के उत्तरवर्ती भाग से अर्थात लॉरेंसिया व अंगारा लैंड से होकर विस्तृत रेखा गुजरती थी। उस समय के दक्षिण ध्रुव की स्थिति वैगनर ने गोंडवाना लैंड के लगभग मध्य में, दक्षिण अफ्रीका के मध्य नेटाल के निकट बताई। वैगनर के अनुसार इस महान पेंजिया महाद्वीप के टूटने और उसके विविध स्थल खंडों के विस्थापित होने से कई करोड़ वर्षों में जाकर महाद्वीप एवं महासागर एल्पाइन पर्वतमालाओं की व्यवस्था का वर्तमान स्वरूप विकसित हुआ। ये इसमें डायग्राम में आपको संपूर्ण पेंजिया का रूप दिया गया है। महाद्वीपों का विस्थापन एवं प्रभाव। वैगनर का सिद्धांत क्रियान्वयन पैलेयोजोइक कल्प के अंतरिम भाग कार्बोनिफेरस युग से प्रारंभ होता है।
मेसोजोइक कल्प के प्रारंभ तक पेंजिया महाद्वीप संगठित बना रहा। इसके पश्चात विशिष्ट शक्तियों के प्रभाव से पृथ्वी की आंतरिक घटनाओं से विखंडित होकर विस्थापित होने लगा। महाद्वीपों के विभिन्न खंड पुनः मुख्यतः दो दिशाओं में बहे। यूरेशिया अफ्रीका महाद्वीप के स्थलखंड मुख्यतः उत्तर दिशा की ओर और तथा दोनों अमेरिका के खंड पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित हुए। उत्तर की ओर बहने से भारत के दक्षिण में अफ्रीका के पूर्व में हिंद महासागर एवं यूरोप एवं अफ्रीका दोनों अमेरिकाओं के मध्य एटलांटिक महासागरों के बेसिनों का विकास हुआ। ये घटना निरंतर मेसोजोइक काल के तीनों युगों ट्रायसिक, जुरासिक, क्रेटेशियस तक अधिक गतिशील रही। क्रेटेशियस युग में पृथ्वी के एक स्थलखंड के अलग होने से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई तथा भूपृष्ठ पर उनके स्थान पर प्रशांत महासागर बना। इसी समय तेथिस भूसन्निधि से एवं प्रवाह की दिशा के अनुसार महाद्वीपों की सीमाएं अपतटीय सागरों में मोड़ का निरंतर विकास होने से एल्पाइन क्रम के पर्वतों का निर्माण हुआ। बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी क्रिया भी इसी काल से संबंधित है। पृथ्वी के इतिहास में ये काल विशेष उथल पुथल एवं गतियों एवं परिवर्तन का माना जा सकता है। वैगनर के अनुसार विषुवत रेखा व उत्तर की ओर महाद्वीपीय विस्थापन का कारण गुरुत्वाकर्षण बल, प्रवनशीलता बल, फोर्स ऑफ बायोसी था, जबकि महाद्वीपों के पश्चिम की ओर प्रवाह का मुख्य कारण सूर्य एवं चंद्रमा का समृद्ध ज्वारीय बल रहा। किन कारणों से, किन बलों के कारण ये प्रवाहित हुए हैं? महाद्वीपीय विस्थापन को और स्पष्ट करते हुए वैगनर ने महाद्वीपीय खंडों को सियाल परत के हल्के पदार्थों को माना, जो अपने नीचे की सीमा परत से अधिक घनत्व वाले पदार्थों में कुछ गहराई तक डूबकर बिना किसी रुकावट के तैरता रहा। इसी कारण गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ज्वारीय शक्ति आदि के प्रभाव से महाद्वीप धीरे धीरे प्रभावित होते रहे। कई विद्वान विस्थापन प्रक्रिया को अब भी क्रियाशील मानते हैं। उपयुक्त कारणों से महाद्वीपों के विस्थापन होने से शेष बचा पैंथलासा महासागर ही प्रशांत महासागर बना। इसी भांति भूमध्य रेखा व ध्रुवों की स्थिति में महाद्वीपों के संदर्भ में निरंतर परिवर्तन आता गया। वैगनर के अनुसार विषुवत रेखा सिल्यूरियन युग के उत्तरार्ध में नॉर्वे के मध्य या उत्तरी भाग एवं कार्बोनिफेरस युग के अंत तक मध्य यूरोप से और टर्सरी युग के प्रारंभ में भूमध्य सागर एवं हिमालय के निकट से प्रदेशों से गुजरती थी। इसी भांति उत्तरी ध्रुव सिल्यूरियन युग में 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 124 डिग्री पश्चिम देशांतर तथा दक्षिण ध्रुव मेडागास्कर के उत्तर पूर्व में स्थित था। कार्बोनिफेरस युग के अंत तक उत्तरी ध्रुव 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 147 डिग्री पश्चिम देशांत दक्षिण ध्रुव नेटाल दक्षिण अफ्रीका के निकट स्थित था। टर्सरी कल्प के प्रारंभ में उत्तरी ध्रुव 51 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 153 डिग्री पश्चिम देशांतर मध्य पर तथा दक्षिण ध्रुव अफ्रीका से सुदूर दक्षिण सागर में 52 डिग्री अक्षांश पर स्थित था। तो ये इसमें विभिन्न युगों में इसमें परिवर्तन हुआ है। पर्वत निर्माण एवं द्वीपीय चाप। वैगनर के अनुसार जब अमेरिका महाद्वीप पश्चिम की ओर प्रवाहित हुए तब संपूर्ण पृथ्वी तट के सारे प्रवाह की दिशा में पर्वतों का विकास हुआ, क्योंकि सियाल खंड सीमा क्षेत्र से घर्षण करते हुए बहे। इसी से मोड़ विकसित हुए। यह क्रम लंबे समय तक चला। इसी कारण उत्तरी अमेरिका के पश्चिम भाग में मोड़ अधिक जटिल है। वहाँ ज्वालामुखी क्रियाएं भी बड़े पैमाने पर हुई। एशिया के उत्तरी पूर्वी भाग में जब प्रवाहित हुए तो उसमें गति कम होने एवं पूर्वी एशिया तट पर कम ऊंचाई के मोड़ बने। वहीं प्रशांत महासागर गहरा होने से तट का कुछ भाग अपनति के रूप में डूब गया और शेष भाग पूर्वी द्वीपीय चाप के रूप में बचे रहे। इसी कारण बेरिंग सागर से पूर्वी द्वीप समूह एवं चापाकार द्वीपों की श्रृंखला मिलती है। एटलांटिक महासागर में अमेरिका के पश्चिम की ओर प्रवाह के समय कुछ पीछे रह गए। इसी से पश्चिम द्वीप समूह का विकास हुआ। अपनति और अभिनति। अपनति भूमि का नीचे धंसना और अभिनति भूमि का या स्थलखंड का ऊपर उठने को ये क्रियाएं हम इसका डिटेल स्टडी आगे के वीडियो में चैप्टरों में पढ़ेंगे। सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण। वैगनर ने इस सिद्धांत के पक्ष में एक वकील की भांति कई प्रमाण दिए हैं, जिसके आज भी अधिकांशतः सही हैं कि अपने सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए कि महाद्वीप का विस्थापन हुआ है, बहकर गए हैं, उसके पक्ष में उन्होंने अनेक बातें रखी हैं। वो क्या क्या है? नंबर 1, अंध महासागर के दोनों तट पर स्थित हर्सिनियन और कैलेडोनियन पर्वत क्रमों को आज भी काफ़ी भूवैज्ञानिक दोनों जो तट हैं उनके जो किनारे हैं
उनको काफ़ी भूवैज्ञानिक समानता पाई जाती है। इस भांति दोनों तटों के स्थलखंडों को अनेक प्रकार से भूवैज्ञानिक संरचना एवं खनिजों में प्राप्त समानता पाई जाती है। नंबर 2, वैगनर ने स्पष्ट किया कि अंध महासागर के दोनों किनारे भौगोलिक आधार पर भी एक से हैं। उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट पश्चिमी यूरोप के तट से भली भांति मिलाया जा सकता है। यदि दोनों को हम सटा दें तो एक दूसरे से ऐसे करते हैं, एक ही वस्तु के दो टुक हों तो उनको सटाया जा सकता है। इस प्रकार दक्षिण अमेरिका का ब्राज़ील का उठा हुआ भाग तथा अफ्रीका के गिनी के खाड़ी से सटाया जा सकता है। ये फटे हुए कागज़ की तरह ठीक बैठता है। तटों के परस्पर समायोजन से ये स्थिति को जिग्सा फिट नाम दिया गया। नंबर 3, सन 1927 में डुटोइट नामक भूवैज्ञानिक ने दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट और अफ्रीका के पश्चिमी तट का संरचनात्मक अध्ययन कर समझाया कि दोनों तटों की चट्टानों की संरचना समरूपी हैं। दोनों ही तटों के निकट हीरे की खानें समान संरचना क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहने का मतलब इन दोनों क्षेत्रों में समान रूप से खनिज पाए जाते हैं। वहाँ पर जो चीज़ मिलती है अफ्रीका में, वो चीज़ आपके दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। नंबर 4, यूरोप के लेमिंग नामक कुछ ऐसे जीव पाए जाते हैं जो ऋतुओं के अनुसार पश्चिम की ओर स्थानांतरित करते हैं तथा अंध महासागर में अपना जीवन अर्पण कर देते हैं। संभवतः इनके पूर्वज पश्चिम की ओर यात्रा करते थे, किंतु उस समय अमेरिका और यूरोप परस्पर जुड़े हुए थे। इसका मतलब है कि यूरोप और उत्तरी अमेरिका ये और दक्षिणी अमेरिका ये एक दूसरे से सटे हुए थे। और कुछ जीव जैसे सीजनल जो प्रवास होता है पक्षियों का, चाहे पानी की कमी से चाहे गर्मी के चाहत में, आज भी हमारे चाहे साइबेरिया से पक्षी आते हैं, तो उसी प्रकार से वो जीव आज भी उसमें उस क्षेत्र में जाते हैं और यहाँ समुद्र बन जाने के कारण वो आपको उसमें डूब जाते हैं, क्योंकि इतनी लंबी पहले वो स्थल भाग था और स्थल भाग से समुद्र बन जाए। अब वो डिस्टेंस वहाँ पर सागर होने के एक लंबी डिस्टेंस को पार नहीं कर पाते और उसमें डूब कर अपनी जीवन लीला समाप्त उनकी हो जाती है। नंबर 5, पूरा इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये भाग पहले जुड़े हुए थे। पुरा वनस्पति शास्त्र तथा पुरा प्राणी शास्त्र के प्रमाण भी महाद्वीपीय प्रवाह की पुष्टि करते हैं। गिलोस्टोप्रिस वनस्पति मेसोरोसिस जंतु के जीवाश्म दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका महाद्वीपों में समान रूप से पाए जाते हैं। कि मतलब ये एक जैसी क्लाइमेटिक रीजन थे, वहाँ पर ये जीव पाए जाते थे। बाद में ये महासागर बन गए तो अलग हो गए बीच में टूटकर प्रवाहित होने से। तो ये दोनों चीज़ों की उपस्थिति सभी जगह दोनों क्षेत्रों में मिलने से भी इस चीज़ को पुष्टि होती है कि ये एक दूसरे से जुड़े हुए थे। भूवैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर बताया कि ग्रीनलैंड एक वर्ष में 32 सेंटीमीटर पश्चिम की ओर खिसक रहा है। और यद्यपि ये 130 के बाद ऐसा पुराने एविडेंस के आधार पर आज भी ग्रीनलैंड पश्चिम की ओर जा रहा है, जिसकी जो गति है 32 सेंटीमीटर है। 30 के बाद ये घटना नहीं हुई, तो इसका मतलब ये इस चीज़ को प्रूव करता है कि महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है, प्रवाहित हुए हैं। नंबर 7, कार्बोनिफेरस युग में हुए हिमानीकरण के प्रभाव फाकलैंड, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, भारत, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में समान रूप से पाया जाना भी तभी संभव है जबकि संपूर्ण स्थल भाग पेंजिया के रूप में एक साथ जुड़े हों। कार्बोनिफेरस हिमयुग में दक्षिण अफ्रीका के कारू प्रदेश, फाकलैंड, ब्राज़ील, भारत व ऑस्ट्रेलिया के महाद्वीपीय हिमानी का विशेष प्रसार हो रहा था। उस समय दक्षिण ध्रुव के डरबन के निकट पेंजिया के बीच था। इसी कारण इस संपूर्ण दक्षिण गोलार्ध के भागों पर हिम की चादर बिछ गई होगी। यह महाद्वीपीय विस्थापन के प्रारंभ में हुआ होगा। नंबर 8, इसी भांति ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले कंगारू पशु के जीवाश्म दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील में पाए गए। ये तभी संभव है जब दोनों भाग महाद्वीपीय खंड एक आपस में जुड़े हों। आलोचना, इस सिद्धांत की विद्वानों ने आलोचना की है। नंबर 1, वैगनर ने अपने सिद्धांत निष्पक्ष वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत न करके एक वकील की भांति प्रस्तुत किया है। नंबर 2, वैगनर पहले से बताया कि सियाज निर्मित महाद्वीप सीमा पर बिना किसी रुकावट के तैर रहे थे। फिर बताया कि सीमा पर घर्षण से हुए महाद्वीपों के पश्चिमोत्तर प्रवाह के समय प्रशांत महासागरीय तल की सीमा से टकराने से रॉकीज, एंडीज पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ। यदि सीमा कठोर है तो सियाज निर्मित प्रवाह महाद्वीप का प्रवाह नहीं हो सकता। यदि सीमा में दृढ़ता नहीं है तो वह इतने बड़े पर्वतों का निर्माण नहीं कर सकती। नंबर 3, महाद्वीपीय प्रवाह के लिए बताई गई शक्तियाँ अपुष्ट हैं, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य महाद्वीपों को तभी खिसका सकते हैं जबकि उसकी वर्तमान ज्वारीय बल से 90 अरब गुना अधिक बल हो। ऐसे बल से तो एक ही वर्ष में पृथ्वी का परमाणु भी रुक सकता है। वैगनर ने सही नहीं बताया कि कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया क्यों टूटा, पश्चिम तथा विषुवत रेखा की ओर क्यों प्रवाहित हुआ। कार्बोनिफेरस
से पहले समस्त पेंजिया महाद्वीप किस अनुकूल स्थिति या प्रक्रिया के प्रभाव से एक महाद्वीप बना रहा। वैगनर की ये बात हर जगह लागू नहीं होती कि समस्त महाद्वीपों को आसानी से परस्पर मिलाया जा सकता है। अंध महासागर के संपूर्ण तटों को भली भांति नहीं सटाया जा सकता। इन्हें जोड़ने पर लगभग 15 डिग्री का अंतर आ रहा है। लेमिंग जंतु के प्रमाण तो अतिरेकतापूर्ण माना गया, क्योंकि करोड़ों वर्षों के में जब जीव ही बदल गए तो क्या जीव की आदतें आज तक भी वैसी ही रही होंगी। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि महाद्वीपों की काल्पनिकता को अधिक महत्व दिया गया, फिर भी ये महाद्वीपीय विस्थापन घटना से इनकार नहीं किया जा सकता है। महाद्वीपीय विस्थापन के समर्थन में नवीन प्रमाण, नवीन एविडेंस क्या क्या है। प्रारंभ में जब पृथ्वी तरल अवस्था में थी तभी आग्नेय शैलों का निर्माण हुआ। उस समय शैलों में लोहयुक्त ऑक्साइड के कारण शैलों के निर्माण में समय चुंबकीय कण उत्तर दिशा की ओर आकर्षित हुए होंगे। अतः पौराणिक शैलों में जीवाश्म चुंबक की दिशा से उस काल का आभास व देशांतर का भी ज्ञान किया जा सकता है। इस आधार पर सिद्ध किया गया कि जीवाश्मीय चुंबक की दिशा विभिन्न समयों में अलग अलग रही। भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर बेकलिट ने पौराणिक शैलों का अध्ययन कर यह सिद्ध किया कि आज से लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व भारत भूमध्य रेखा के दक्षिण में था और इंग्लैंड भूमध्य रेखा के उत्तर में था, अर्थात विस्थापन हुआ है। दूसरी बात यह थी कि विद्वानों ने महासागरीय नृत्यों की रचना का अध्ययन कर विस्थापन के पक्ष में कुछ नवीन तथ्य सामने रखे हैं। हिंद महासागर के मध्य व उत्तरी भाग में तली पर लंबाकार धारियां गोंडवाना क्षेत्र में एक भाग के उत्तर की ओर विस्थापन का विशिष्ट प्रमाण है। महाद्वीपीय नितलों के तलछटों का परीक्षण करने पर यह सिद्ध होता है कि ये अधिक पुराने नहीं है, क्योंकि क्रिटेशियस युग से पहले कहीं भी ऐसे निक्षेप नहीं मिले हैं। अधिकांशतः नितलों में क्रमबद्ध पर्वत श्रेणियाँ फैली हुई हैं। अंध महासागर, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के पूर्व में जो पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं उन सभी पर्वत श्रेणियों के मध्य में विदर क्रैक्स अवश्य पाई जाती हैं। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत द्वारा प्रस्तुत प्लेटों के विस्थापन की अवधारणा में महाद्वीपीय सिद्धांत को नवीन आधार मिलता है। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के द्वारा ये स्पष्ट होता है कि पहले ये संपूर्ण महाद्वीप एक जुड़े हुए थे, फिर ये अलग हुए, अलग होकर इनका विस्थापन और होकर वर्तमान स्थिति तक पहुंचा है। तो आज की वीडियो में इतना ही। बच्चों, ये आमतौर से ये प्रश्न आपके परीक्षा में आता है, आपको इसको डायग्राम सहित इसको तैयार करना है और इसकी पूरी पॉसिबिलिटी एग्जाम में आने की है। दैट्स ऑल, थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।